वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम जीके सेशन का पार्ट 3 ला रहे हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जीके के हैं वो डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। जैसे G20 है, इसके बारे में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देखेंगे। ऐसे ही आगे जो फर्दर है माउंटेन रेंजेस, आगे जो क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे गए हैं उनकी बैकग्राउंड्स को हम देखेंगे। आज की वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा, काफ़ी दिनों से इस वीडियो पर काम कर रहा था मैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखें, बहुत ही नॉलेजफुल रहने वाली है आपके लिए। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, जितने भी एस्पिरेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें कि हमने ई बुक्स तैयार की हुई हैं, एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट नोट जो रिवीजन के लिए परफेक्ट रहेंगे, कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस इंग्लिश के तैयार किए हुए हैं, वो आपको मिल सकते हैं। उसके साथ साथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स, एमसीक्यूज और वीडियो लेक्चर्स, सभी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। लोवेस्ट प्राइस, जम्मू कश्मीर में सबसे क्वालिटी कंटेंट लोवेस्ट प्राइस पे हम प्रोवाइड कर दें, ताकि गरीब बच्चों का भला हो जाए, सभी एस्पिरेंट आगे निकले और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करके क्वालिफाई कर पाएँ एग्जाम्स को। तो हमारी भरपूर कोशिश इसमें है। और ये एस्पिरेंट जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये नोट्स लें, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। एग्जाम डेफिनेटली दिसंबर में होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ये स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज G20 एस्टेब्लिश? तो G20 कब एस्टेब्लिश हुआ था? G20 एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें G20 के साथ साथ हम देख लेते हैं। एस्टेब्लिश 1999 में हुआ। इट इज़ अ ग्रुप, G20 के ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। ओके, और अगर हम रिसेंटली देखें 2023 में जो G20 इंडिया में हुआ, इसमें एक खास बात ये भी हुई है कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का मेंबर बना दिया, बिकम न्यू मेंबर ऑफ G20। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 11 सितंबर 2023 को अफ्रीकन यूनियन जो है ये नया मेंबर बन गया G20 का। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फर्स्ट G20 समिट 2008, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाशिंगटन यूएसए में, वाशिंगटन DC यूएसए में हुई थी फर्स्ट G20 की समिट। और जो G20 समिट्स अदर्स हैं जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है वो है आपको, जैसे 2023 अभी इंडिया में हुई, इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया में हुई थी और 2024 में ब्राज़ील में होनी है। ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान से देख लें। आगे बढ़ते हैं। G20 समिट 2023 जो 18th एडिशन थी वो इंडिया में हुई। अब सबको पता है इसका थीम जो रहा है वो वसुधैव कुटुंबकम रहा है, जिसकी हम इंग्लिश में कहें तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये थीम रहा है इस साल की जो G20 समिट हुई थी। और इंडिया जो है वो प्रेसिडेंसी G20 की इंडिया के पास रहेगी दिसंबर 1 2022 से नवंबर 30 2023 तक। ये पूरे एक साल इंडिया के पास ही प्रेसिडेंसी रहेगी G20 की। हेडक्वार्टर कोई भी नहीं है, परमानेंट हेडक्वार्टर G20 का, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग थी ये श्रीनगर JNK में हुई थी। ये पॉइंट याद रखना, आपको पूछा जाए थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप समिट जो है वो श्रीनगर JNK में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया आर द ओल्डेस्ट? इनमें से कौन सी माउंटेन रेंजेस? देखो, ये एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, लगते बोरिंग है लेकिन बहुत ही फायदेमंद होते हैं अगर डिटेल से देखा जाए। बहुत सारे एस्पिरेंट को ऐसी चीज़ें ये लाइक नहीं करते, वो सिर्फ मॉक टेस्ट ही, हमने मॉक टेस्ट भी डाले हैं, वही आप देख सकते हो, पिछली वीडियो हमने मॉक टेस्ट पे डाली थी। तो ये जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस होती है ना, इसमें काफ़ी नॉलेज होती है और ये फ़ायदेमंद होती हैं, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखा करो। माउंटेन रेंजेस की बात चल रही है, ओल्डेस्ट यहाँ पर रहेगी आपकी अरावली जो है, इनमें से ओल्डेस्ट रहेगी माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंजेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हिमालयाज यहाँ पर आती है, सॉरी इसको जल्दी जल्दी से मैं देखूंगा। यहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, हिमालयाज ऊंचे, सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालयाज के ही हैं। द रेंज जो है वो रन करती है 5 कंट्रीज के थ्रू इंक्लूडिंग इंडिया, और ये 2400 किलोमीटर पे फैली हुई है ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस। हिमालयाज की बात करें, इसमें सेवरल पीक्स हैं, 8000 मीटर से भी ऊंची ऊंची पहाड़ी हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट की बात करें जो 8849 मीटर ऊंची है, सबसे ऊंची दुनिया की पहाड़ी, ये भी हिमालयाज पे है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो रेंज जो है, दिस रेंज जो हिमालयज रेंज है, होम ऑफ सेवरल अदर हायर पीक्स सच एज कंचनजुंगा इसी में है, लाहौट से मकालू एंड चू ओयू, कुछ अजीब से नाम है, ये चाइनीज़ नेम है, तो ये पहाड़ियाँ भी यहीं पर है। इसके अलावा हम बात करें वेस्टर्न घाट्स की, तो वेस्टर्न घाट के रिलेटेड आपने याद रखना सबसे पहली पॉइंट ये है कि इसे शहादरी कहा जाता है वेस्टर्न घाट को। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इसके बाद रन पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो इंडियन वेस्टर्न कोस्ट है, जो किनारा है समुद्र से अटैच वेस्टर्न, उसके साथ साथ पैरेलली ही ये रन कर रही है वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ। इस स्ट्रेच 1600 किलोमीटर पे फैली हुई हैं और ये कवर कर रही है टोटल एरिया जो है 140,000 स्क्वायर किलोमीटर का। और ये इसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ आती हैं, जिसमें सबसे ऊंची पहाड़ी जो वेस्टर्न घाट की है वो आनामुद्दी है, हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की भी इसको मानते हैं। और डोडा बेटा और हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल डोडा बेटा, ये भी इसी रेंज में आती है, वेस्टर्न घाट में इंक्लूड होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं रेंजेस पे, फिर आगे चलेंगे हम थोड़ा सा 1 मिनट और। अरावली रेंज की बात करें तो वेस्टर्न लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडिया, इंडिया का जो वेस्ट पोर्शन है, जैसे राजस्थान ये वाला एरिया है, गुजरात, इस एरिया में पाई जाती है। और अरावली रेंज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की। ओके, ये कहाँ, जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में ये फैली हुई है 800 किलोमीटर पे। ओके, अरावली के बाद सतपुरा की बात करें, इट इज़ अ माउंटेन रेंज दैट रन्स थ्रू द सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है सतपुरा, कवरिंग द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, और ये 900 किलोमीटर पे फैली हुई हैं सतपुरा रेंजेस। और इसके बाद साथ साथ में विंध्यान रेंज को देखें, ये दैट सेंट्रल इंडिया में यही पाई जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, 1000 किलोमीटर पे फैली हुई है। साथ साथ में हम देख लेते हैं वेस्टर्न घाट्स की ऊंची पहाड़ी अनाईमुद्दी है, ईस्टर्न घाट की जिन्ना गाड़ा पीक है,
नीलगिरीज की ऊंची पहाड़ी जो है डोडा बेटा है। सतपुरा रेंज में धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है सतपुरा की। अरावलीज की गुरु शिखर जो ऊंची पहाड़ी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावलीज। तो ये भी साथ में आपने याद रखना है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा इजी, एक एक स्लाइड बनाने में काफ़ी मेहनत लगी होती है, एक एक चीज़ों को ढूंढ ढूंढ कर फिर उसको वेरीफाई करके काफ़ी मेहनत लगती है। इन टर्म्स ऑफ एरिया, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था। हम इसकी थोड़ा और आगे पीछे की डिटेल भी देख लेंगे। ये 7th नंबर पर है इंडिया एरिया वाइज। लेकिन आपको बता दूं, ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से आपके लिए प्रिपेयर की है। इस पे 1-2 मिनट आप ज़रूर दें। सबसे पहले हम बात कर लें इंडिया की लोकेशन की। इंडिया लाई करता है लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेस पे हम देखें तो लैटीट्यूड इंडिया का है ये 8-4 से लेकर 37-6 तक, ठीक है, नॉर्थ, क्योंकि लैटीट्यूड नॉर्थ की तरफ जाती है लाइनें लैटीट्यूड की। तो 29 का डिफरेंस है, आपने याद है, 30 का अप्रॉक्सीमेट, जैसे 8 से 38 होता है, एक कम 29, ठीक है। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड में भी 29 का डिफरेंस है। 68 से 98 होता है 30, तो 97 है, ठीक है, इतना। अब पॉइंट इंच को छोड़े आप, डिग्री याद रखिए। 8 से 37, 68 से 97, ठीक है, ऐसे याद रखना। पॉइंट्स में रहोगे भूल जाएगा, आप पॉइंट्स को छोड़े, ठीक है। 8, 37, 68, 97, ओके। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 82 डिग्री 30 इंच, ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 इंच वाला, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए लिया गया है। एंड इट पास थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, बिल्कुल मिडिल से गुजर गया, इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। मिर्ज़ापुर यूपी से इसका बिल्कुल मिड पॉइंट बनता है। और ये जो है 5.5 घंटे 30 मिनट है। ग्रीन विच मीन टाइम जो है पूरा वर्ल्ड का जो मैन टाइम होता है उससे 5.5 घंटे आगे है। ये पॉइंट याद रखना, अहेड ऑफ 5 और 30 मिनट्स, ओके। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी जो भी पढ़ते होंगे उनको पता होना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। एरिया अप्रॉक्सीमेटली याद नहीं रखना इसको, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आती है गूगल पर सर्च करने पे। 7th लार्जेस्ट कंट्री है यहाँ पर इंडिया एरिया वाइज। इंडिया स्ट्रेचेज, अब स्ट्रेच इसका देखें तो 32 से 14 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ पे इंडिया फैला है। मैन लैंड की बात कर रहा हूँ, 2933 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट फैला हुआ है, ओके। लैंड बाउंड्रीज की बात करें, 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है जो इसकी देखें इंडिया की। इसमें कोस्ट लाइन भी है, मैन लैंड हैज़ कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर जो है वो कोस्ट लाइन है। बट टोटल कोस्ट लाइन जो है 7516 किलोमीटर है। अगर हम आइलैंड्स जो हमारे हैं, आइलैंड्स इंडिया के, अंडमान निकोबार, इस तरह के जो आइलैंड्स हैं, उनको मिलाकर 7516 किलोमीटर हमारा कोस्टल एरिया किनारा बनता है समुद्र का, ओके। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर है। वाइल कन्याकुमारी अगर हम देखें कैमोरिन में है, जो इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मैन लैंड का साउथर्न पॉइंट कन्याकुमारी। लेकिन ओवरऑल इंडिया की बात करें इंक्लूडिंग द आइलैंड्स, तो हमारा इंदिरा पॉइंट आता है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, ईस्टर्न मोस्ट तिबातू जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोती है जो कि कच्छ गुजरात में पड़ता है। ये लिखा है, सॉरी, कच्छ गुजरात में पड़ता है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोती। तो ईस्टर्न वेस्टर्न हमने कर दिया सारा क्लियर। अब टॉपिक ऑफ कैंसर को 1 सेकंड और थोड़ा सा 20 सेकंड और ले लेते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू 8 स्टेट। तो इसका ट्रिक आप याद रख सकते हो। ग्राम जेसीबी मित्र, ग्राम में ए छोटा रखना, GRAM, ग्राम जेसीबी जो मशीन होती है मित्र, MI छोटा TR, मित्र। तो ये पहला ट्रिक थोड़ा ध्यान से देख ले। ग्राम पहले ले, GRM गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओके। JCB झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, JCB हो गया। उसके बाद मित्र मिजोरम त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा। आई होप ये आपको याद रहेगी ट्रिक टॉपिक ऑफ कैंसर की। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन 4 आ जाता है। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को जो बगावत हुई थी, इस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे अपने लॉर्ड कैनिंग। हालांकि वाइस राय बन गए थे बाद में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं जो वाइस राइज और गवर्नर जनरल से आपको याद रखनी चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने पहले भी आपको ये बताई हुई थी स्लाइड, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया, आई होप आप ध्यान दोगे। आप कान वैलीज परमानेंट सेटलमेंट के दौर में गवर्नर थे। लेस्से की बात करें, सब्सिडी लाइन्स के टाइम में ये गवर्नर थे। विलियम बेंट्रिक सत्य एबोल्यूशन जब हुआ था, या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी इन्हें माना जाता है, और सत्य एबोल्यूशन इनके दौर में हुआ था, विलियम बेंट्रिक के दौर में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौसी की बात करें, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इनके दौर में आया था। फर्स्ट रेलवे लाइन्स 1853, ये है 1853 में इनकी टाइम में हुआ थी। वुड डिस्पैच एजुकेशन एक्ट भी इनके टाइम में आया था 1854 में। कैनिंग के टाइम में ये लिखा हुआ था पहले ऑलरेडी मैंने, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है कैनिंग के टाइम में हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बे, मद्रास और कलकत्ता भी बनी थी, और लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी कैनिंग ही थे, ओके। लॉर्ड लिटन के दौर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का यहाँ पर याद रखना है। और रिपन के दौर में इल्बर्ट बिल भी आया था, और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है रिपन के दौर में हुआ था। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है 1882 वाला रिपन के दौर में हुआ था। और हम बात करें लॉर्ड डफरिन, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में लॉर्ड डफरिन के दौर में बनी। लॉर्ड कर्जन जो है पार्टीशन बंगाल हुई थी। इसके अलावा भी आप और इंपॉर्टेंट जो आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन ये मैंने एक स्लाइड में आपको इंपॉर्टेंट गवर्नर्स के बारे में बता दिया।
क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये 1939 में फाउंड किया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा अगर इसके रिलेशन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको शायद आपने ना सुने हो, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्टिविटीज जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी, जैसे कि चिपेकर ब्रदर्स की बात करें, चिपेकर ब्रदर्स ने 1897 में शूट डेड मिस्टर रैंड एंड एलटी लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट ईस्ट जो है, इन दोनों को मारा था चिपेकर ब्रदर ने 1897 में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अनुशीलन समिति की बात करें, 1902 में बंगाल में बनी थी। सतीश चंद्र बासु एंड प्रमथा मित्रा ने ये बनाई थी, ये आपने याद रखना है, अनुशीलन समिति। अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी बनी थी, वी.डी. सावरकर ने बनाई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये होम रूल लीग नहीं है एनी बेसेंट तिलक वाली, ये इंडियन होम रूल सोसाइटी है जो लंदन में 1905 में बनी थी, श्यामाजी कृष्णा वर्मा ने बनाई थी। ओके, कुछ रेवोल्यूशन एक्टिविटीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की वाला जो केस हुआ था 1908 में, इन्होंने एक बम फेंका था कैरियज पे, जिसको ये बिलीव कर रहे थे कि हमें किंग्स फोर्ट इसके अंदर होंगे, उनको मारा जाए, लेकिन वो नहीं थे इसके अंदर। तो इसके चक्कर में खुदीराम बोस जो है और प्रफुल्ला चक्की ने खुद को ही शूट कर दिया था और खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 1908 में। और ये पहले यंगेस्ट थे जो जिन्होंने शहादत दी थी इंडिया को आज़ादी के लिए। भगत सिंह के बाद हम बात करें, फर्स्ट रेवोल्यूशनरी थे खुदीराम बोस। ओके, अलीपुर बम केस की अगर हम बात करें, अरबिंदो घोष एंड बृंदा घोष जो दोनों ब्रदर्स थे, इन्होंने ये बम फेंका था। रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल की बात करें, इन्होंने अटैक किया था वाइस राय हार्डिंग पे 1912 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हिस्ट्री में। तो कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आपको मैं यहाँ पर बता रहा था, आई होप आपको ये एक्टिविटीज़ पता चली होंगी। इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें। पीडीएफ इसकी जो डिटेल पीडीएफ है वो तो आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे, लेकिन इस जो पार्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट ओलंपिक गेम्स ईयर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो है ये लिया गया था अभिनव बिंद्रा के द्वारा, शूटिंग में इन्होंने जीता था इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। कुछ बंदों के नाम इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले अभिनव बिंद्रा जिन्होंने मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में बीजिंग के अंदर 2008 में जो हुई थी, इसमें फर्स्ट इंडिविजुअल बने थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। इसके बाद हम बात करें करनाम मलेश्वरी, जो इन्होंने भी एक हिस्ट्री क्रिएट की थी, बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मेडल, इंडिया की पहली वुमेन जिन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक्स के अंदर। ड्यूरिंग 2000 सिडनी गेम्स में करनाम मलेश्वरी लिफ्टेड 110 केजी एंड स्नैच 130 केजीज इन क्लीन जर्क। तो ये वेट लिफ्टिंग कैटेगरीज में करनाम मलेश्वरी ने जो है ये मेडल जीता था। ब्रॉन्ज ही मेडल था, लेकिन फर्स्ट टाइम वुमेन के द्वारा मेडल जो है वो जीता गया था। ये इस तरह से हिस्ट्री बनती है करनाम मलेश्वरी के नाम पे। साक्षी मलिक की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एन इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर्स, पहली महिला रेसलर इंडिया की जिन्होंने मेडल जीता ओलंपिक में 2016 में। जीता उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन फर्स्ट वुमेन थी जो रेसलिंग में जिन्होंने मेडल जीता था, वो साक्षी मलिक थी। तो फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन द मेडल एट द ओलंपिक, तो ये नाम इंपॉर्टेंट रहता है। नीरज चोपड़ा पे भी क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था। मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने टोक्यो के अंदर 2020 में मेडल जीता था। ही वॉन द गोल्ड मेडल इन 2023 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप विद द थ्रो ऑफ 88.17 मीटर इन्होंने फेंका था, तो मेडल जीता। ही वॉन द सेकंड मेडल इन 2022 एशियन गेम्स विद द सीजन बेस्ट थ्रो। इन्होंने ये दो जो मैंने मेंशन किया है एशियन गेम्स में, और दूसरा है एथलेटिक चैंपियन में इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने इंडिया का नाम रोशन किया 2 बार। क्वेश्चन 7, हु अमंग द फॉलोइंग कश्मीरी सिंगर्स वाज कन्फर्ड विद द पद्मा श्री इन 2002 एंड संगीत अकेडमी अवार्ड इन 2013। कश्मीरी सिंगर्स की बात चल रही है यहाँ पर, जिन्होंने 2002 में पद्माश्री और 2013 में जो है संगीत अकेडमी अवार्ड जीता था। ये थी राज बेगम जी, बहुत ही अच्छी पोइटस हैं ये। और कुछ और इंपॉर्टेंट नाम मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रहमान राही, सोल कश्मीरी टू बी बेस्ट अवार्ड विद जनीपत अवार्ड। एक ही अकेले कश्मीर के ऐसे हैं, ये लिटरेचर में इन्होंने नाम रोशन किया जिनको जनीपत अवार्ड मिला है। एक ही बंदे जम्मू कश्मीर की जिनको जनीपत अवार्ड मिला। लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ये, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है इंडिया का। इसके बाद महजूर की बात करें, जिनका पूरा नाम पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। कश्मीरी पोइट्री या कश्मीरी लैंग्वेज का फादर जो है इन्हें महजूर साहब को माना जाता है, पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर को। और इसके बाद हम रसूल मीर साहब को नहीं भूल सकते हैं, इनको जॉन केर्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल से क्वेश्चन पूछा भी गया जेकेएसएसबी के द्वारा, 2 बार पूछा गया है। इसके बाद जिंदा कोल जो फर्स्ट कश्मीरी पोइट है जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, पहले कश्मीरी पोइट जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ जिंदा कोल। तो ये 4 नाम जो है मेरे ख्याल से आपको याद रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर की रिलेटेड।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूटेड बाय महाराजा हरि सिंह टू एक्सीड द डोमेन ऑफ इंडिया इट वाज साइंड ऑन। मैंने बहुत बार बताया है कि आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की डेट याद रखनी है। 26 अक्टूबर 1947 जो है ये डेट आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। आपको मैं बता दूं इसके साथ साथ आपको अमृतसर ट्रीटी का भी डेट याद रखना है, 16 मार्च 1846, क्योंकि इसमें ब्रिटिश ने सोल्ड किया था कश्मीर को राजा गुलाब सिंह को 75 लाख में। राजा गुलाब सिंह ने 75 लाख का कश्मीर को लिया था ब्रिटिश से। इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो साइन किया गया था गुलाब सिंह के साथ साथ अंग्रेजों की तरफ जो हार्डिंग, कुरी या लॉरेंस 3 बंदे थे। तो ये आपने याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, 16 मार्च 1847। इंस्ट्रूमेंट असेशन की डेट है 26 अक्टूबर 1947। तो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट असेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द डोमेन ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द राइन ऑफ महाराजा हरि सिंह who later become the third चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इंडिया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थर्ड चीफ जस्टिस भी बने हैं और जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर भी ये थे महरचंद महाजन। ओके, लाला कुंवर सिंह के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1928 में ये फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे। हरि सिंह ने इन्हें अपॉइंट किया था, महाराजा हरि सिंह ने। जब हाई कोर्ट बना था 1928 में तो पहले चीफ जस्टिस बने थे जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के, लाला कुंवर सिंह। महरचंद महाजन का बता चुका हूँ, अभी आपने सुन भी लिया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर गुलाम मोहम्मद सादिक के बारे में भी याद रखना है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने हो, लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, 1965 की बात है ये। 1965 को ये चेंज हो गया था प्राइम मिनिस्टर इंटू की चीफ मिनिस्टर। करण सिंह फर्स्ट गवर्नर बने थे, जिसको सदर रियासत भी कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर के, 1965 के अंदर। सत्यपाल मलिक गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल के तहत। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें क्रॉप के रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स आर राबी क्रॉप ग्रोन? राबी क्रॉप ग्रोन ये विंटर क्रॉप है, तो विंटर मंथ्स में ग्रो की जाए। विंटर यहाँ पर विंटर हो गया आपका, विंटर आपका हो गया अक्टूबर से मार्च। ओके, तो ये ऐसे समझ के आप याद रखना, आपको होना चाहिए विंटर क्रॉप है राबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर वो है आपको एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। खास करके खरीफ और राबी की, खरीफ और राबी की एग्जाम्पल्स याद रखनी है। खरीफ और राबी, यहाँ सोन की डेट, बीजने की, अप्रॉक्सीमेट बीजने की डेट, हार्वेस्ट की यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर इसको विंटर, ये समर क्रॉप है तो ये विंटर क्रॉप है, ठीक है। अक्टूबर से अप्रैल या जून तक भी जा सकता है, मार्च अप्रैल मई जून तक जा सकता है, थोड़ा वेरी करता है, जगह जगह पे डिपेंड होता है। मेन चीज़ इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद रखना, खरीफ राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, डोनट, सोयाबीन। और राबी की यहाँ पर एग्जाम्पल्स आते हैं, वीट, बरले, पीज, मस्टर्ड, ग्राम मस्टर्ड एक्सेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉप्स आपने याद रखनी है। तो ये बहुत मेहनत से लेक्चर बनाया है, आपको होपफुली फायदा होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होने चाहिए मॉक टेस्ट, वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको सारा कंटेंट, ये वाली जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, लेकिन अदर जो जितना भी हमारा कंटेंट है आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सअप नंबर आप जरूर सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आपको डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। आपको कंप्यूटर के एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ 46 पेजों में आपको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा दिया गया है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस भी सिर्फ 90 पेजेस में कवर कर दिया है, इंग्लिश ऑलमोस्ट कवर की है, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स, एमसीक्यूज और कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगे। तो आप जरूर कंटैक्ट कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करें, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ये जो लेक्चर वाली पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।